आज मेरे साथ मौजूद हैं राजा कैसर अहमद साहब। ही इज एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एट कायदे आजम यूनिवर्सिटी, लेकिन इस वक्त ये इंग्लैंड में हैं एक फेलोशिप पे। और उनके साथ मौजूद हैं सुशील पंडित जी। ही इज अ वेल नोन कश्मीरी पंडित एंड अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। जावेद इनायत भी शायद हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर सकें। राजा साहब, पिछले दिनों बहुत टेंशन देखी हमने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा कि यहाँ पे जो लास्टिंग पीस है ना वो कश्मीर के रेजोल्यूशन पर डिपेंड करता है। तो आपके ख्याल में क्या है रियलिस्टिक सोल्यूशन कश्मीर के इशू का? आइडियल सोल्यूशन तो बहुत से मैंने सुने हैं, मसलन वो कहते हैं जी इंडिया भी छोड़ दे, पाकिस्तान भी छोड़ दे, उसका शायद 1% भी चांस नहीं है। तो रियलिस्टिकली क्या है? बहुत से लोग ये कहते हैं कि स्टेटस को एक्सेप्ट करना ही एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, रियलिस्टिक सोल्यूशन है। और ये वो सोल्यूशन है जो हमारे एक वेल नोन जर्नलिस्ट थे एमबी नकवी, उन्होंने दिया था 1988 में जुलाई में हेरल्ड में। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, आई थिंक इट वाज इंटाइटल्ड द बेस्ट ऑफ एनिमीज। उसमें उन्होंने कहा कि हमने 65 में कश्मीर हासिल करने के लिए जंग करके देख ली, लेकिन हम उसमें नाकाम रहे, तो हमें ये रियलाइजेशन हो जानी चाहिए थी कि इनफ इज इनफ, वी शुड हैव मूव्ड ऑन, और स्टेटस को हम एक्सेप्ट कर लेते। शाही साहब से एज अ स्टूडेंट मैं मिला, मैं भी कायदे आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा एंड आई आल्सो स्टडीड इंटरनेशनल रिलेशंस देयर। तो आगा शाही साहब ने से मैंने ये बात की तो कहने लगे कि एमबी नकवी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन ये बात पंजाबियों को कौन समझाएगा। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नकवी साहब ने कोई गलत बात की है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पंजाबियों को कौन समझाएगा। तो असल मसला क्या पंजाबियों को समझाने का है? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, और बड़ा डिटेल्ड और आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है। मैं इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र से देखूंगा। शायद आपने चूंकि मेरे से रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव पूछा है, लेकिन चूंकि माई सेल्फ फेलिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो मेरी शायद एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट भी है इस कॉज के साथ। तो शायद मेरा जवाब थोड़ा सा मुख्तलिफ हो। देखिए, ये जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो सबसे बड़ी ज्यादती तो हम इसको डिस्प्यूट कहकर कर देते हैं। ये डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट की जो वर्ड है इसकी एक टेरिटोरियल कॉनोटेशन है। कश्मीर जो है ये कॉन्फ्लिक्ट है, और ये एक मल्टी लेयर्ड कॉन्फ्लिक्ट है, और इस कॉन्फ्लिक्ट की जो डायमेंशंस हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं। इसकी जेंडर डायमेंशंस हैं, इसकी ह्यूमन राइट्स के हवाले से इसकी एक बहुत बड़ी एक अलार्मिंग जो इसकी एक डायमेंशन है। फिर इसके अलावा बिसाइड्स दैट ये 25 मिलियन कश्मीरियों के इज्जत और वकार और डिग्निटी के साथ रहने के हक का मसला है। ये और ये हक जो है ये किसी मेरी या आपकी डिमांड नहीं है। ये यूएन के चार्टर में इंश्राइंड है। दुनिया की जितनी जो इस टाइम पे सिविलाइज्ड जो नेशंस हैं वो इस राइट को एक्सीड करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं। और जो सब जो कश्मीर की जो रेजिस्टेंस की जो डायनामिक्स हैं वो आज की नहीं है। ये बड़ी बात सिग्निफिकेंट है कि आप देखिए कि 1339 से लेकर 1586 तक सिर्फ इस पीरियड को अगर निकाल दें तो कश्मीर हैज ऑलवेज रिमेन्ड अंडर सब्जुगेशन। ये दुनिया की तारीख की सबसे लंबी रेजिस्टेंस मूवमेंट है। क्यों? कि ये राइट टू रूल की मूवमेंट है, ये कश्मीरीज की राइट टू लिव विद डिग्निटी की मूवमेंट है। और मेरा ख्याल है कि बड़ा इनसेंसिटिव स्टैंड पॉइंट होगा कि हम कहें कि जी इसको तकसीम कर दें, इसको आधा दे दें, स्टेटस को मान लें, यूं कर लें। मेरा ख्याल है कि देखिए इसका जो सोल्यूशन है वो उसी यूएन की रेजोल्यूशंस में है कि आपने विल ऑफ कश्मीरीज को अपहोल्ड करना है। जो उनकी विल होगी उसने डिसाइड करना है। यही चीज, और ये पाकिस्तान के आइन भी कश्मीरियों को ये आर्टिकल 57 जो है, सॉरी 257, वो कश्मीरियों को ये हक देता है कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। जो आर्टिकल 370 था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने भी कश्मीरीज को जो स्पेशल स्टेटस दिया था वो फॉर सम रीजन दिया था। तो इसलिए ये कहना कि ये इसका कोई
आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकाल लिया जाए, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा इनसेंसिटिव स्टैंड पॉइंट होगा। मेरा ख्याल है कि इसको लेट कश्मीरीज डिसाइड फॉर देमसेल्व्स, लेट कश्मीरीज स्पीक फॉर देमसेल्व्स, दिस दे हैव राइट टू लिव विद डिग्निटी, और दिस इज हाउ आई सी इट सर। जी राजा साहब, बात ये है ना कि हम रियलिस्टिकली अगर देखें कि ये जो मौजूदा मूवमेंट है ये 89 में शुरू हुई, क्या हमें उसका तनकीदी जायजा लेना चाहिए कि व्हाई हैज इट फेल्ड टू डिलीवर, और उसका तनकीदी जायजा अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं लिया जाता। तो आप सुशील जी क्या कहते हैं? राजा साहब की बातें आपने सुनी। हाँ, बहुत दिलचस्प तरीका है देखने का इस पूरे इशू को, विषय को। मैं गौर से सुन रहा था, इन्होंने कहा कि 1339 से 1586 तक कश्मीर किसी गुलामी में नहीं रहा। तो ये तारीख 1339 से कैसे शुरू होती है? उससे पहले भी कश्मीर गुलामी में था क्या? कश्मीर की तारीख 1339 से तो शुरू नहीं होती, और 1339 में जो वहां हुक्मरान आया वो तो कश्मीरी था भी नहीं। वो तो कश्मीरी बोलता भी नहीं था, वो तो पंजाबी भी नहीं बोलता था। वो वहां पर एक मुहाजिर के तौर पर आया, उसको वहां पनाह मिली। वो मुश्किल से 20 साल पहले वहां आया था, और जब वहां एक सियासी उथल पुथल का दौर आया तो उसमें आपसी कलह के कारण, आपस में जो एक दूसरे के खिलाफ रंजिश थी, उसके कारण एक बाहर से आए हुए आदमी को कि मैं तुझे नहीं बनने दूंगा, तू मुझे नहीं बनने देगा, तो जो बाहर से आया है उसको कुछ देर के लिए राजा बना दिया जाए, और उसका जो, जिसको ताजपोशी कहते हैं उर्दू में, हिंदी संस्कृत में राज्याभिषेक कहते हैं, तिलक लगाकर मंत्रोच्चार के साथ, जो हमारे रस्मी रिवायत थे हिंदू, उसके साथ उसको वहां बिठाया गया। और उसके बाद उसने जब वहां पर तशद्दुद शुरू किया, क्योंकि वो बाहर से आया था, तो उसने बाहर से मिशनरीज को बुलाना शुरू किया। ईरान से मिशनरीज को बुलाया, वहां बड़े पैमाने पर लोगों को इस्लाम की दावत दी जाए, उनको इस्लाम में बुलाया जाए, वो नहीं आए तो उन्हें मारा जाए, पीटा जाए, लूटा जाए, इसका दौर शुरू हुआ। मंदिरों को तोड़ने का और लूटने का दौर शुरू हुआ। और उसी का पोता सिकंदर बुतशिकन, उसने इतना कोहराम मचाया कि 1405 तक आते आते कश्मीर से हिंदुओं का पहला बड़ा जलावतनी शुरू हुई। हम उसको अपना पहला एक्सोडस मानते हैं कि आप कुफार हैं, हमारे नजदीक आपकी हैसियत या तो जिम्मी बन के रहने की है, जजिया वसूल कर आपसे यहां पर रहने की इजाजत होगी, वरना आप या तो मर जाइए या चले जाइए, भाग जाइए जान बचाकर, या इस्लाम कबूल कर लीजिए। इन तीनों के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये दौर शुरू होता है कश्मीर में कत्लो गारत का। और इसके बाद चक आते हैं। ये चक भी स्कर्दू के आसपास की एक कबीला था, जिसको संस्कृत में चक्र कहते हैं। ईरान से ही एक शमसुद्दीन अराकी, एक शिया मिशनरी आया, उसने उनको मुसलमान बनाया, लश्कर लेकर जाता था, मारता था, पीटता था। पूरी हिस्ट्री दर्ज है। और ये सिर्फ राज तरंगिनी, जो कश्मीर के क्रॉनिकल्स हैं संस्कृत में, उसमें नहीं है। जो पर्शियन हिस्टोरियंस आए हैं, मैं आपको 2 टेक्स्ट देता हूं, तौफतुल अहबाब और बहरिस्तान शाही, इनका अंग्रेजी में तर्जुमा हुआ है। ये पर्शियन हिस्टोरियंस ने लिखी हैं कि वहां क्या कत्लोगारत हुई है, वहां क्या हंगामा मचा है, और कैसे कैसे कितनी बार लोगों को जलावतनी झेलनी पड़ी।
तो मैं इस बात को बड़ा दिलचस्प मानता हूं कि आप तारीख 1339 से शुरू करते हैं। 1339 से पहले जैसे जाहिलिया था, कोई था ही नहीं, कुछ नहीं था, पानी था। कश्मीर में आज भी उस कल्चर के 600 साल की मार के बाद भी उस कल्चर के अवशेष हैं, उसके चिन्ह हैं, उसके निशान हैं, उसके टूटे हुए मंदिर हैं, आज भी वो पुरानी इमारतें हैं, वो खंडर हैं। और आज भी वहां पर उस पुरानी रिवायत को चलाने वाला, इतनी मार के बाद भी, हम लोगों की जलावतनी तो 1990 में हुई, वो हमारी 7वां एक्सोडस था हिंदुओं का कश्मीर से, 7वां। औरंगजेब के समय में भी, और ये बात है 1671 की, वहां पर सूबेदार था, मुगल सूबेदार था इफ्तिखार खान। उसने एक और दौर चलाया कत्लो गारत का। तो सिख गुरुओं में जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, वो हमारी ढाल बने। उनका सिर लिया गया दिल्ली में। उन्होंने कहा था कि जाओ इफ्तिखार खान को कह दो कि अगर आप हमारे गुरु को इस्लाम की दावत मनवा दोगे तो हम सब मुसलमान हो जाएंगे। उसने ढाल बन गया वो हमारी। और 3 दिन तक उसका इतना, उस पर इतनी तशद्दुद हुई, उसके शिष्यों पर, उस पर। बाद में उसका सिर काट लिया गया। और उसके बाद जो 10वें गुरु थे, उन्होंने सिख तैयार किए, खालसा तैयार किए, फौज तैयार की। उन्होंने कहा सिर्फ अब सूफियाना कलाम से, अच्छी अच्छी बातों से, हाथ जोड़ने से, पूजा से बात नहीं बनेगी, लोहा लेना पड़ेगा। तो एक सिख फौज तैयार हुई हिंदुओं की रक्षा के लिए, उनकी हिफाजत के लिए। तो ये एक पुराना दौर चला आ रहा है। अच्छी बात है आप ह्यूमन राइट्स की बात करें, अच्छी बात है आप वकार की बात करें, इज्जत की बात करें, अच्छी बात है। लेकिन वो बात 1339 से शुरू हो, ये बड़ी दिलचस्प अगर बात। चौधरी साहब इजाजत हो तो मैं जी जवाब देना चाहूँ। सुशील जी, आपने शायद मेरे पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट को होल ऑफ द आर्ग्यूमेंट ले लिया। मेरी और इस बात करने का कतन मकसद कोई कम्युनल प्रीटेक्स्ट नहीं था, और ना ही मैंने एक जनरल बात ये की कि कश्मीरीज हैव राइट टू रूल देमसेल्व्स लाइक अदर नेशंस, लाइक ऑल अदर सिविलाइज्ड नेशंस, दे हैव राइट टू रूल देमसेल्व्स। ये राइट टू लिव विद डिग्निटी की बात है। इसका किसी हिंदू मुस्लिम से, किसी सिख मुस्लिम से, या किसी जो एक जो कम्युनल क्लैश है उससे कतन मेरा ये आर्ग्यूमेंट ना तो उसकी तरफ रेफर कर रहा था, और ना ही मैंने ऐसी कोई मेरी इंटेंट थी इस आर्ग्यूमेंट को उस साइड पे ड्राइव करने की। मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि देखिए, एक मसला आप जो चौधरी साहब आपने भी बात की कि देखिए जो इंसर्जेंसी हुई 1989 की, वो बिल्कुल उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना चाहिए, क्योंकि उसने कश्मीरियों की एक पूरी नस्ल उसकी नजर हुई है, वो तबाह हुई है। लेकिन आप एट द सेम टाइम देखिए, सुशील जी, मैं बड़े एहतराम से अर्ज करूंगा कि दुनिया की हिस्ट्री में मैस ब्लाइंडिंग कहीं भी नहीं हुई, ये कश्मीरियों ने फेस की है। पैलेट गन को एज अ वॉर वेपन पूरी दुनिया में कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया, ये कश्मीर में हुआ है। जो यूएन की जो बात करने दीजिए, मैं बिल्कुल आपके आर्ग्यूमेंट के दौरान खामोश रहा हूं। देखिए ये जो बात, ठीक है, ये जो बात मैं कर रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव भी नहीं है, ये कश्मीरी पर्सपेक्टिव भी नहीं है। यूएन की 2 रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने ऑथेंटिकेट और वैलिडेट किए हैं ये सारी की सारी ग्रॉस ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस। ये कश्मीर में हुआ है, और ये कश्मीरियों पे हुआ है। तो इसलिए ये मैं बिल्कुल इस चीज के फेवर में हूं कि इसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो बिल्कुल नॉन वायलेंट होनी चाहिए, इंसर्जेंसी नहीं होनी चाहिए, किसी का कत्ल, किसी का खून नहीं बहना चाहिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है। ये एक ह्यूमैनिटी के अराउंड आर्ग्यूमेंट है। क्यों कि जो देखिए, और जो हम बात कर रहे थे, देखिए जो इसकी जेंडर डायमेंशन है वो उससे ज्यादा खौफनाक है कि मेन आर किल्ड एंड वुमेन आर रेप्ड। ये इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, और आप मेरे और आपके डिनाई करने से जो फैक्ट्स हैं वो इनवैलिड नहीं होंगे। तो इसलिए इसकी जी सुशील जी ब्रीफली प्लीज रिस्पॉन्ड, फिर मैं राजा साहब से क्वेश्चन करूंगा। जी हाँ, जरूर, शुक्रिया।
चलिए, मान लिया आपकी बात कि आपका ये इरादा नहीं था कि आप 1339 से ही हिस्ट्री शुरू करते, या आप एक कम्युनल बैकग्राउंड को लेकर के शुरू करते। आपने जो सवाल उठाए हैं कि इसकी डायमेंशन जेंडर डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन कम्युनल और फेथ रिलेटेड डायमेंशन नहीं है, बड़ी माजरत के साथ, बहुत विनम्रता के साथ मैं अर्ज करूं, कश्मीर को पाकिस्तान ने एक डिस्प्यूट बनाया, पाकिस्तान ने इसको एक कॉन्फ्लिक्ट भी बनाया, और पाकिस्तान का कुल मिला के मौकिफ यही था कि ये एक मुस्लिम अक्सरियत वाला देश की जगह है, मुस्लिम अक्सरियत वाला सूबा है, और क्योंकि तकसीम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इस्लाम और हिंदुओं के बीच एक बंटवारे के तौर पे हुई है, तो इसको तो पाकिस्तान में मिलना चाहिए। ये मोटी सी बात थी। इसी के ऊपर जंग शुरू हुई, और जंग शुरू हुई, जब जंग बंदी हुई, उसके बाद एक और जंग हुई, और जंगें हुई, और उसके बाद जो इंसर्जेंसी भी हुई, उसकी पुष्टपनाही कहां से होती रही, उसको आर्म्स कहां से मिलते रहे, उसको मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट कहां से मिलता रहा, ये भी जग जाहिर है। और उस जंगी आजादी में, जिसको कहा गया कि ये खुद मुख्तारी की, रेफरेंडम की, सेल्फ डिटर्मिनेशन की जंग है, इसका सबसे पहला शिकार कौन हुए? वहां के वो नेटिव्स जो मुसलमान नहीं थे, जिनको मार कर खदेड़ कर भगाया गया, कोई 100, 200, 1000, 2000, लाख, 2 लाख नहीं, 500,000 पॉपुलेशन को खदेड़ के भगाया गया। और जिस जेंडर की बात कर रहे हैं, उस जेंडर के साथ जो तशद्दुद हुआ, वो इसकी नींव में है। जिंदा लोगों को आरों पर चीर दिया गया, उनके मल्टीपल रेप्स के बाद, गैंग रेप्स के बाद, उनके ब्रेस्ट काट दिए गए, उनको अगवा कर लिया गया। तो ये जो सेलेक्टिव सिंपथी है, इस सेलेक्टिव इन्वोकेशन है, ह्यूमन राइट्स का एक सेलेक्टिव रेफरेंस है, और उसके पीछे जितनी भी एक हिस्ट्री है, जितना भी उसके रेफरेंस पॉइंट्स हैं, उसको शुरू कहां से किया गया, उसको बढ़ावा कहां से मिला, वो खाद पानी कहां से पाती है, ऑक्सीजन कहां से पाती है, इसकी तरफ नजरसानी न करना, ये ईमानदारी नहीं है, ये फेयर नहीं है, ये रीजनेबल नहीं है। केवल मैं इतना कहना चाहूंगा जी। अच्छा जी, मुझे खुशी है कि अमेरिका से जावेद इनायत साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। राजा साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो रिलीजन का एंगल है कश्मीर की स्ट्रगल में, तो सैयद अली गिलानी जो सबसे मशहूर और सबसे पॉपुलर कश्मीरी थे पाकिस्तान में, जिनको पाकिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया, उनका एक बड़ा मशहूर इंटरव्यू है कि कोई मुसलमान जो है वो सेकुलर मुआशरे में, प्लूरलिस्टिक मुआशरे में नहीं रह सकता, उसके लिए ऐसे ही है जैसे मछली को पानी के बगैर रहना पड़े। और हमारे मसूद साहब, सरदार मसूद, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ एजेके एंड फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूएन एंड द यूएस, उन्होंने कहा है कि हम टू नेशन थ्योरी की बेसिस पे कश्मीर का रेजोल्यूशन चाहते हैं, और टू नेशन थ्योरी की बुनियाद जो है वो इस्लाम है। तो आप कैसे मजहब को इसमें से निकाल सकते हैं? देखिए चौधरी साहब, अगेन आपका सवाल बड़ा रेलेवेंट है। देखिए, आपने सैयद अली गिलानी साहब की बात की, सरदार मसूद खान साहब की बात की, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स हैं, उनके उनके कंपीटिंग पर्सपेक्टिव्स भी एग्जिस्ट करते हैं। उसके इसके इसके इस स्टैंड पॉइंट के अगेंस्ट के लोग भी हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। हम अगर ये कहें कि ये कोई उनका जो पर्सपेक्टिव है वो ही वैलिड और वही ऑथेंटिक पर्सपेक्टिव होगा, तो ये भी बात गलत है। सुशील जी ने बात की, बिल्कुल सेलेक्टिव इन्वोकेशन की बात नहीं हो रही। देखिए, बात ये हो रही है कि भाई ये इस इश्यू को रिजॉल्व होना चाहिए, और इस इश्यू को रिजॉल्व होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द विल एंड विम ऑफ कश्मीरीज। इसको मसला पाकिस्तान ने बनाया या मसला इंडिया ने बनाया, मसला है। अब वो मसला जो है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है और या उससे जो एसोसिएटेड जो चीजें हैं, वो बहुत हॉरिफाइंग है। वो दूसरे रिलीजन्स के लिए भी हैं। मैं कोई इसको कतन इस आर्ग्यूमेंट को जिसकी तरफ सुशील जी इस डिस्कशन को बार बार लेके जा रहे हैं, मैं कतन इसको ये नहीं कह रहा कि हिंदूज का जो उनकी म्यूटिलेशन थी या जो उनकी डिसेक्रेशन थी वो जस्टिफाइड थी, वो भी गलत थी। जो कश्मीरी मर रहे हैं वो भी गलत है।
और इस इश्यू को हमने हमने कब हम कितना अरसा हिस्ट्री को ट्रम्पेट करते रहेंगे, हम कितना अरसा हिस्ट्री के जी अच्छा तुमने ये किया और तुमने ये किया, ये व्हाट अबाउटिज्म है कि जो है ना, अगर आप तुमने ये ना किया होता तो आज ये ना होता। जो हुआ हो गया, अब आगे चलना है, इस मसले का हल करें। 25 मिलियन कश्मीरीज की जो उनकी एग्जिस्टेंस का, उनकी जो जो राइट, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका सवाल है उसको हम डिप्राइव नहीं कर सकते, या वो इस वजह से कि वो इंसर्जेंसी फ्यूल हुई, या इस वजह से कि वो जी नेहरू जी उसको लेके चले गए यूएन में, ये कहने से ये रियलिटी जो जो एग्जिस्ट कर रही है, ये एक यूबिक्विटस रियलिटी है। इसको जी हमें इसको हम डिनाई करके तो इसको और इस व्हाट अबाउटिज्म से हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ये इसकी जो इससे रिलेटेड जो चीजें हैं, इसके लिए एक एक एक्शनेबल फ्रेमवर्क की जरूरत है जो इस मसले को आगे हल की तरफ लेके जाए। हम कब तक ये पीटते रहेंगे कि जी ये फलां जगह पे ये गलत हुआ, वो फलां ने फलां को मार दिया, फलां ने ये कर दिया। ये इससे कश्मीरियों की जो मिजरीज हैं, और वो जब मैं कहता हूँ कश्मीरियों की मिजरीज, तो मैं उसमें मुस्लिम कश्मीरीज की मिजरी नहीं कर रहा, ओवरऑल